एक मॉन्स्टर, ये वही लफ्ज़ है जो हर इंसान ने, हर शख्स ने इस्तेमाल किया होगा जो आइनोकोजी को ट्रेन किए होंगे। हर ट्रेनर ने, हर ऑब्जर्वर ने उसके लिए बस एक शब्द चुना और वो है मॉन्स्टर। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी उतना सही है कि अगर हम हर अलग अलग इंसान से आइनोकोजी के बारे में पूछेंगे तो उनका जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। इवन उन साइंटिस्ट के लिए जो आइनोकोजी को एक इमोशनलेस इंसान बनाने में लगे रहे, उनके लिए आइनोकोजी किसी इंसान से ज़्यादा एक शैतान था। एक ऐसा शैतान जो एक ऐसे इन्वायरमेंट में पल रहा था जहाँ एक नॉर्मल इंसान की इंसानियत तक चूस ली जाती है। लेकिन इस नर्क जैसे माहौल में भी आइनोकोजी तरक्की कर रहा था, जैसे अंधेरा ही उसका घर हो और वो वहीं से बिलोंग करता हो। लेकिन इन सब के अलावा उसके पिता आत्सुमी आइनोकोजी, उन्होंने तो इस मॉन्स्टर का स्वागत खुशी खुशी किया था। आखिर क्यों? क्योंकि उनके लिए आइनोकोजी एक ज़रूरत था, एक ऐसा वेपन जो पॉलिटिक्स के उस करप्शन और घिनौने जंगल को छाट सके, तोड़ सके। उनका सपना था एक नई व्यवस्था बनाना और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा आदमी जो इंसान के पार हो, एक मॉन्स्टर। और इसी इरादे के साथ शुरू होती है हमारी कहानी, एक डिसेंट, एक गिरावट जो ले जाती है हमें वाइट रूम के गहराइयों में। वाइट रूम एक ऐसी जगह जो क्लासरूम ऑफ द एलाइट के यूनिवर्स के सबसे गहरा राज है। सालों तक इसके बारे में सिर्फ कुछ पलों की झलक मिलती थी। कुछ छोटे छोटे बच्चे जो मेंटल प्रेशर में टूट रहे होते हैं। हर एक बच्चा अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहा होता है और हार रहा था, हर कोई सिवाय आयानुकोजी कियोताका के। आयानुकोजी की हर एक स्किल्स, हर एक क्वालिटी, हर एक सोच का बीज इसी वाइट रूम में बोया गया था। और ये बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि जब वाइट रूम का आइडिया शुरू हुआ था, उसका असली मकसद ये था कि ह्यूमन पोटेंशियल को बराबरी पे लाया जा सके। ये जगह इसलिए बनी थी ताकि जो लोग नेचुरली टैलेंटेड नहीं है या जो किसी गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो भी उन लोगों से कम्पीट कर सके जो जन्म से ही जीनियस होते हैं। और इसी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए ज़रूरत थी कुछ ब्रिलियंट साइंटिस्ट की, जो एक अनबीटेबल करिकुलम डिज़ाइन करे और वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रक्टर्स की, जो हर स्टूडेंट को एक इलाइट मशीन आ सके। लेकिन अगर हम दिल पे हाथ रख कर बात करें तो ये सब बस एक कवर था, एक एक्सक्यूज, क्योंकि वाइट रूम का असली मकसद कुछ और ही था। सिर्फ एक चीज़, आइनोकोजी के पिता आत्सुमी आइनोकोजी के लिए पॉलिटिकल पावर का एक माउंटेन तैयार करना, बस। और जब हम टूल्स की बात करते हैं तो क्लासरूम ऑफ द एलाइट के बाकी कैरेक्टर्स को छोड़ के सिर्फ आइनोकोजी के बारे में बात करना होगा हमें, और जानना होगा कि आखिर एक लड़के को क्यों लोग शैतान या मॉन्स्टर बुलाते हैं। कियोताका आइनोकोजी एक ऐसा शख्स जिसे किसी मिशन के लिए बनाया गया हो, बिना किसी इमोशंस के, बिना किसी अपनी मर्जी के। वो बस एक काम के लिए बना है, तोड़ने के लिए, बनाने के लिए नहीं। और इसी वजह से वो सबसे खतरनाक है। आइनोकोजी, उसका जन्म किसी माँ के प्यार से नहीं हुआ था, ना ही उसे इस दुनिया में लाने के पीछे कोई इमोशनल या स्पिरिचुअल वजह थी। उसका पैदा होना सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का पहला कदम था। उसके पिता ने एक होस्टेस को हायर किया जिसका नाम था मीका। उसको पैसे दिए, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, सिर्फ इसलिए कि वो एक बच्चे को पैदा कर सके और उसके बाद उस बच्चे से हमेशा के लिए अलग हो जाए। उसने उस औरत से उसका हर अधिकार छीन लिया, माँ बनने का, प्यार देने का, या उस बच्चे को छूने तक का। क्या ये सब इसलिए था कि वो अपने बेटे को वाइट रूम में भेजना चाहता था? वेल, हाँ, लेकिन असली वजह और भी ज़्यादा कोल्ड है। ये सब इसलिए किया गया था ताकि वो एक कहानी बना सके, एक इमोशनल मैनिपुलेटिव कहानी जिसे सुन के लोग उसके एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्ट करें कि देखो, मैंने अपने खुद के बच्चे को इस ट्रेनिंग में डाल रहा हूँ। ये कहकर वो ट्रस्ट जीतना चाहता था और उसके बदले में उसे मिलने वाला था अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और यहाँ एक और बोनस बात भी है। आइनोकोजी की माँ ने, जिसे कभी उसे मिलने का मौका भी नहीं मिला, उसका नाम उस होस्ट के नाम पर रखा जिससे वो ऑब्सेस थी। यानी आइनोकोजी के पास नाम तक उसका खुद का नहीं था। एक औरत का सपना, एक आदमी का ईगो और एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, बस यही था उसकी आइडेंटिटी। और अगर हम टेक्निकली देखें तो आइनोकोजी भी उन्हीं कम
फॉर्चुनेट बच्चों में आता था जिन्हें वाइट रूम में लाया गया था, लेकिन उसके लिए ये बदकिस्मती बस एक शुरुआत थी। वाइट रूम खुद एक नाइटमेयर जैसा था, और वो भी एक स्ट्रक्चर्ड नाइटमेयर। उसे जनरेशन्स में बांटा गया था। हर एक जनरेशन का करिकुलम और ज़्यादा टफ और ज़्यादा इनह्यूमन होता गया। पहले 3 जनरेशन्स में अलग अलग लेवल्स टेस्ट किए गए, और जितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता उतनी ही तेज़ी से बच्चे फेल होते, गिरते या कभी वापस नहीं उठते। लेकिन फिर आया 4th जनरेशन, जिसमें हमारा एनकोजी था, और यहाँ उसके पिता ने एक ऐसी डिसीजन ली जो शायद इंसान के खिलाफ था। उन्होंने डिसाइड किया कि अब टाइम है बेटा करिकुलम ट्राई करने का, एक ऐसा करिकुलम जो इंसान की फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी के बाहर थी, इतना ज़्यादा नॉन ह्यूमन, इतना ब्रूटल कि तुम सिर्फ एक ही सवाल कर पाओगे, ये सब क्यों? और जवाब एनकोजी के पिता ने बस इतना कहा, मुझे बस देखना है कि इंसानी सीमा क्या होती है। मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ एक बार। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था अगर एक भी बच्चा उस टेस्ट में फेल हो जाए। उनका कहना था, मुझे कोई परवाह नहीं है अगर सब ड्रॉप आउट हो जाए। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने अपना डिस्पोजल चिल्ड्रन का स्टॉक यूज़ किया, यानी ऐसे बच्चे जो उनके लिए सिर्फ गिनी पिग्स थे। उनमें से एक था उनका खुद का बेटा कियोताका एनकोजी। और जब उसके पिता उसे उस ब्रूटल वर्ल्ड में छोड़ रहे थे, उन्होंने सिर्फ उससे इतना कहा, अगर जिंदा रहना है तो खुद का ध्यान खुद रखना होगा, तुम अब अकेले हो कियोताका। और बस उस मोमेंट के बाद एनकोजी सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो बन गया एक प्रोजेक्ट, एक एक्सपेरिमेंट, एक मॉन्स्टर जिसे बनाया गया था सिर्फ इसलिए कि वो तोड़ सके, जीत सके और कभी किसी से जुदा ना हो। और ज़िंदगी के सबसे पहले टेस्ट में से एक जो एनकोजी को याद है वो हुआ था जब वो सिर्फ 2 साल का था। टेस्ट सिंपल था, या कम से कम सरफेस पे ऐसा लग रहा था। साइंटिस्ट ने कुछ गमी बेयर्स लिए और उन्हें अपने हाथों में छिपा दिया। बच्चों से पूछा गया किस हाथ में गमी बेयर्स हैं। अगर गेस सही होता तो मिलता एक मीठा रिवॉर्ड। और छोटा एनकोजी भी उन गमीज के शौकीन था, एक टिपिकल टोडलर की तरह। में एक रूल था, अगर तुम 3 बार गलत गेस करते हो तो तुम्हारा खेल खत्म, उसके बाद तुम्हें और मौके नहीं मिलेंगे। शुरुआत में तो टेस्ट इजी था। इंस्ट्रक्टर्स ने गमी बेयर्स को ओपनली छिपाया, यानी सबको आसानी से पता चल जाता। हर बच्चा जीत रहा था, लेकिन जैसे ही टेस्ट आगे बढ़ा, गेम ने अपना असली रूप दिखाया। अब साइंटिस्ट ने गमीज को अपने हाथों के पीछे छिपाना शुरू कर दिया। तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बस 2 हाथ, एक में गमी एक खाली। और इसी पेज में एनकोजी ने सोचना शुरू किया। वो बच्चा था, लेकिन उसका दिमाग वो किसी और लीग का था। उसने समझा, अगर मैं नहीं देख सकता गमी कहाँ छिपी है तो मेरे पास 50-50 चांस है। तो उसने क्या किया, उसने स्पीड पे ध्यान दिया, जल्दी गेस करो और आगे बढ़ो। हाँ, सिर्फ 2 साल का एनकोजी अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर रहा था। आज भी कई बड़े लोग सोच नहीं पाते कि किस चीज़ को पहले रखना चाहिए, और ये बच्चा तभी डिसीजन मेकिंग और प्रोबेबिलिस्टिक्स लॉजिक को समझ रहा था। पहला गेस गलत था, लेकिन उसे एक प्राइसलेस चीज़ मिली, इंफॉर्मेशन। उसने देखा कि टाइम लिमिट नहीं है, तो उसने इम्पल्सिवली गेस करने के बजाय रुकना और ऑब्जर्व करना चूज किया। उसने दूसरे बच्चों को देखा और धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। हर साइंटिस्ट अपने राइट हैंड में गमी छिपा रहे थे, तो इस बार एनकोजी ने राइट हैंड पॉइंट किया। गेस सही निकला, एक और गमी मिला, एक और जीत। यहाँ उसने समझा ये टेस्ट प्रोबेबिलिटी का नहीं, पैटर्न रिकॉग्निशन का है। लेकिन बस तभी गेम ने एक और ट्विस्ट ले लिया। इस बार साइंटिस्ट ने रूल बदल दिया। अब तब तक कोई हाथ ओपन नहीं होगा जब तक सब बच्चे अपने गेस ना दे दें, यानी तुम दूसरों को ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, तुम्हें खुद से चूज करना पड़ेगा। एनकोजी ने 3 चांसेस में से 2 यूज कर लिए थे। अब उसके पास सिर्फ एक ट्राई बचा था। ये वही पल था जहां हमें एनकोजी के असली फर्क की झलक मिलती है, वो चीज जो उसे बाकी सब से अलग बनाती है। पता है उसने क्या किया? उसने इस्तेमाल किया लैटरल थिंकिंग का। अगर सीधी भाषा में बोले तो इसका मतलब होता है सोचने का एक ऐसा तरीका जो बॉक्स के बाहर हो। उसने प्रॉब्लम को एक नए नजरिए से देखना जहां कोई देख नहीं रहा हो। एनकोजी ने भी वही किया। उसने ऑब्जर्व किया और तब एक बात नोटिस की, साइंटिस्ट ने उसे कभी ये नहीं कहा कि किस हाथ को चूज करो। उन्होंने पूछा था गमी बेयर कहाँ है, और यही एक लफ्ज बन गया गेम चेंजर। एनकोजी ने लेफ्ट हाथ नहीं चुना,
और ना ही उसने राइट हैंड को चुना। उसने पॉइंट किया साइंटिस्ट के पीछे, सीधा कहा कमी यहाँ है। वो हाथ नहीं चुनता, वो लोकेशन चूज करता है। साइंटिस्ट स्टन रह गए। बाकी सब बच्चे सिर्फ दो ऑप्शंस में सोच रहे थे, लेफ्ट या राइट। लेकिन आयनोकोजी उसने एक तीसरा ऑप्शन ढूंढ निकाला, एक ऐसी सोच जो बाकी किसी के दिमाग में आई भी नहीं। और इसीलिए वो सिर्फ एक और स्टूडेंट नहीं था, वो था एक सोच से परे सोचने वाला, द ओनली चाइल्ड विद द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सोचो, सिर्फ 2 साल की उम्र में किसी बच्चे का लैटरल थिंकिंग का दिमाग एक्टिवेट हो रहा हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये अभी भी आयनोकोजी का सबसे इम्प्रेसिव काम नहीं था। क्या सही सुना तुम लोगों ने? सच मानो या मत मानो, वो गमी बियर वाला टेस्ट जो इतना शॉकिंग था, वो भी सिर्फ उसके लिए एक याद थी, एक मेमोरी। उस वक्त वो बस एक टॉडलर था, लेकिन उसकी ब्रिलियंस ये थी कि वो सब याद था उसे सालों बाद भी। ज़्यादातर बच्चे 3 साल की उम्र तक यादें भूल जाते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। जैसे जैसे नए एक्सपीरियंस आते हैं, वो पुरानी यादों को ढकेल देते हैं, दबा देते हैं, माइंड रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन कुछ रेयर केसेस होते हैं, एनोमोलिस, जहाँ कोई इंसान उन अर्ली मेमोरीज को याद रख लेता है। और आयनोकोजी उस कैटेगरी का भी एक्सेप्शन था। उसका दिमाग ऐसा था जैसे किसी एडवांस मशीन की तरह हो। उसने अपने बचपन की यादों को एफर्टलेसली एक्सेस किया, बिना किसी कंफ्यूजन के। और इस एक एबिलिटी ने उसे एक ऐसी एज दी जो किसी और के पास थी नहीं। जब बाकी सारे बच्चे 3 साल की उम्र तक के दिनों को भूल चुके थे, आयनोकोजी के पास उन 1095 दिनों की क्लियर ट्रेनिंग मेमोरी थी, जो उसकी पर्सनैलिटी और स्किल सेट का फाउंडेशन बन गई। सोचो, 3 साल का वो दौर जब इंसान के दिमाग सबसे ज़्यादा स्पॉन्ज की तरह होता है, उस वक्त आयनोकोजी ट्रेनिंग को ऑब्जर्व कर रहा था और सालों बाद भी उसे याद रख रहा था। यही तो था उसके और बाकी सब के बीच का असली फर्क, एक छिपा हुआ मेंटल कैप, एक चैज़्म जो किसी और ने कभी पार भी नहीं किया। और फिर जब व्हाइट रूम ने अपना रियल फेस शुरू किया, उस वक्त आयनोकोजी था सिर्फ 4 साल का, लेकिन उसकी तैयारी वो किसी भी स्टैंडर्ड के बियॉन्ड थी। उस वक्त का एक और टेस्ट आयनोकोजी को याद है, एक टेस्ट जिसमें उसे 5 अलग अलग राइटिंग सिस्टम्स सीखने थे। उसमें हिरागाना, अल्फ़ाबेट और भी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स थे। और यहाँ सिर्फ स्कोर लाना काफ़ी नहीं था, तुम्हारा हैंडराइटिंग का कर्व, तुम्हारा पेन का प्रेशर और हर एक छोटी सी डिटेल को एनालाइज किया जाता था। किसी ने तुमसे नहीं पूछा कि तुम सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम सॉल्व नहीं कर सकते तो तुम वहाँ बच गए ही कैसे। यही था बीटा करिकुलम का असली रूप। ये कोई स्कूल नहीं था, ये एक बैटलफील्ड था जहाँ तुमसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, तुमसे डिमांड किया जा रहा था। और इस बैटलफील्ड में आयनोकोजी था एक ऐसा सोल्जर जिसके पास 3 साल का इनविंसिबल आर्मर था, यादों का, सोच का और सर्वाइवल का। ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट और ज़रूरत से पहले समझने वाला आयनोकोजी कियोताका ने अपनी सबसे बड़ी ताकत तब पहचानी जब उसने व्हाइट रूम का सबसे कठिन टेस्टों का सामना किया। यही वो जगह थी जहां उसकी सबसे ऑसम एबिलिटी सामने आई, उसका हर सिचुएशन के साथ अडेप्ट करने का असाधारण हुनर। ये वो गुण था जो उसे बाकी सब से आगे ले गया, एक ऐसा एज जो व्हाइट रूम की इतिहास में किसी के पास नहीं था। जब सब कुछ शुरू हुआ तो आयनोकोजी कोई जीनियस नहीं लगता था। पहला टेस्ट बिल्कुल बेकार गया उसका रैंक था 24, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले टेस्ट में वो 15th रैंक में था, फिर 7th और फिर 1st प्लेस। और जब एक बार वो टॉप पे पहुंचा तो कभी पीछे नहीं गया। और हर नए टेस्ट के साथ उसने ये सिर्फ प्रूव नहीं किया कि वो बेस्ट है, बल्कि हर बार, हर सेकंड, हर रैंक से गैप और ज़्यादा बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि एक बार जब उसने सिस्टम का लॉजिक समझ लिया और एक काम करने का सबसे एफिशिएंट तरीका ढूंढ लिया तो गेम खत्म, उसे कोई कभी हरा नहीं सकता था। और ये सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं था। जब फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हुई तो स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स, खासकर जूडो सिखाया गया। जूडो में ग्रैपलिंग और थ्रोइंग टेक्निक्स का यूज करके अपने ओपोनेंट को कंट्रोल किया जाता था। यहाँ भी आयनोकोजी का रिकॉर्ड आंखों को खुला छोड़ देता है। 144 फाइट्स, 127 विंस और सिर्फ 17 लॉसेस। व्हाइट रूम में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो नेचुरली गिफ्टेड थे, जैसे शीरो। उसका रिकॉर्ड था 135 विंस और सिर्फ 9 लॉसेस। पहली बार जब आयनोकोजी का शीरो से सामना हुआ था तो वो हार गया था, दूसरी बार वो जीत गया। और उस दिन के बाद शीरो कभी आयनोकोजी को हरा नहीं पाया, क्योंकि आयनोकोजी समझ गया था
एक बेसिक प्रिंसिपल, अगर तुम फंडामेंटल्स मास्टर कर लो तो किसी भी एबिलिटी गैप को पार किया जा सकता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। टाइम के साथ वो हर फील्ड में एफिशिएंसी से काम करता गया और वो गैप इतना बढ़ता गया कि बाकी सब होपलेस महसूस करने लगे। स्विमिंग का एग्जांपल ही ले लो। यूकी व्हाइट रूम की फास्टेस्ट स्विमर थी, लेकिन जब आयानोकोजी ने स्विमिंग का ट्रिक समझ लिया तो उसने यूकी को पीछे छोड़ दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर दिन गैप और भी बढ़ता गया। अब वो इतना आगे निकल चुका था कि उसके पास टाइम था दूसरों को ऑब्जर्व करने का, उनकी गलतियों से सीखने का। ये क्या करता है, उसके पास डबल इन्फॉर्मेशन होती थी, एक उसकी अपनी एक्सपीरियंस से और दूसरी दूसरों के फेलियर्स से। और जैसा कि आयानोकोजी ने एक बार कोड लेकिन सच्चे लफ्जों में कहा था, मैं उस इंसान से हार ही नहीं सकता जो वही गलती करता है जो मैंने कभी की थी। इस एक लाइन में छिपा हुआ है उसका पूरा माइंडसेट। और यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है, इज आयानोकोजी सो overpowered because of the white room, or did the white room need someone like him to prove its worth? Well, white room ने रिसोर्सेज दिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर सिस्टम दिया जो दुनिया में किसी और के पास नहीं था। लेकिन जो चीज़ उन रिसोर्सेज को इतना लेथल बनाती है वो था आयानोकोजी का दिमाग, उसका कंट्रोल, उसकी इफिशिएंसी, उसका अडेप्टेबिलिटी। और शायद इसीलिए बाकी सब व्हाइट रूम के प्रोडक्ट्स थे, पर आयानोकोजी वो उसका प्रूफ था। आयानोकोजी की कहानी में ये एक ऐसे टर्निंग पॉइंट था जब उसने अपनी असली ताकत को समझा। व्हाइट रूम के परीक्षण जिसमें हर दिन एक कठिन रूटीन था, किसी भी दूसरी जगह पे भी मिलना मुश्किल होता, लेकिन एक बात थी जो व्हाइट रूम ही आयानोकोजी को दे सकता था, वो था उसका डेली रूटीन जो उसकी किस्मत का एक हिस्सा बन गया। हर सुबह 7 बजे आयानोकोजी उठता जब साइंटिस्ट उसकी पूरी बॉडी की जांच करते, उसका हर एक मेजरमेंट नोट करते, फिर उसके बाद हर एक पल उसके लिए एक तैयार प्लान का मुताबिक होता था। जैसे ही वो वॉशरूम जाता उसके बाद भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी होती थी, जिसके बाद और भी टेस्ट होते जिसमें उसकी बॉडी की क्षमता को मेजर किया जाता। सुबह 8 बजे तक वो नाश्ता करता जिसमें हर एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स दी जाती थी जो उसके बॉडी के विकास को बूस्ट करता। फिर सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक आयानोकोजी अपनी पढ़ाई में बिजी रहता, जिसमें जापानीज़, मैथ्स और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स का वो पढ़ाई करता। शाम 5 बजे के बाद उसका फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाता जो शाम 7 बजे तक चलता। फिर डिनर और फिर नहाने के बाद कुछ और टेस्ट होते और रात को जल्दी सो जाना पड़ता था क्योंकि अगले दिन भी ये सब कुछ शुरू हो जाता, वो भी दोबारा फिर से। ये रूटीन थोड़ा एक्सट्रीम था, लेकिन आयानोकोजी को कभी भी कोई चॉइस नहीं मिली थी। उसे जो कहा जाता उसे वही करना पड़ता। ये रूटीन ना केवल उसके बॉडी को बल्कि उसके मन को भी एक अलग लेवल पर काम करने के लिए तैयार करता था। हर दिन बिना किसी ब्रेक के 365 डेज 7 दिन का काम होता था। जैसे आयानोकोजी ने खुद कहा था, व्हाइट रूम में एक दिन एक ऐसी दुनिया थी जो कभी नहीं बदलती थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी उसके अपने आप को कंसिस्टेंट रखना। ये चीज़ कोई और लाइफ में कभी नहीं कर पाता। आयानोकोजी का अपना इंटेंट टैलेंट तो था ही, लेकिन व्हाइट रूम का ये कंसिस्टेंसी का एलिमेंट उसको एक ऐसे लेवल तक ले गया जहाँ उसका पोटेंशियल काफ़ी हाई था। और ये कंसिस्टेंसी हर किसी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता क्योंकि हम सभी को अपने काम करने के लिए किसी गोल की ज़रूरत होती है। आयानोकोजी का मोटिवेशन उसका अपना एंडलेस क्यूरियोसिटी था। इसी वजह से उसने अपने फ्री टाइम में दूसरे बच्चों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो बस सीख नहीं रहा था बल्कि वो सच में क्यूरियस था। धीरे धीरे उसका करिकुलम उसके लिए काफ़ी नहीं रहा, इसलिए उसने सिस्टम को चैलेंज करना शुरू किया। आयानोकोजी पहले ही समझ गया था कि बेटा करिकुलम कैसे काम करता है और हर बार जब वो उसमें कोई कमी देख पाता वो उसे सीखने की कोशिश करता। हर बार जब कोई स्टूडेंट परफेक्ट स्कोर लाता था सिस्टम तुरंत उस टेस्ट या चैलेंज डिफ़िकल्टी बढ़ा देता था, लेकिन अगर किसी ने भी स्कोर परफेक्ट नहीं किया तो मुश्किल कम हो जाती थी। इस पूरे सिस्टम में आयानोकोजी सबसे आगे था, उसके मार्क्स टॉप पर थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया जब उसने जानबूझकर शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया। उसकी सोच थी कि व्हाइट रूम के रूल्स ने कहीं नहीं लिखा कि वो ऐसा नहीं कर सकता, और क्योंकि वो दूसरे नंबर वाले से इतना आगे था उसके थोड़े से कॉर्नर्स कट करने से भी उसके पोजीशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर असल वजह कुछ और थी। वो दूसरे बच्चों को पसंद करता था। उसने महसूस किया कि अगर उसका स्कोर थोड़ा कम हो जाए तो डिफिकल्टी लेवल
भी कम हो जाएगा और ज़्यादा बच्चे टिक पाएंगे। उसकी नज़र में वो बच्चे उसके एजुकेशन का एक ज़रूरी हिस्सा बन गए थे। जैसे कि उसने खुद कहा, मैं कमज़ोरों से सीखने का मौका नहीं खोना चाहता। लेकिन अफसोस की बात, सिस्टम ने उसे पकड़ लिया और उसके फादर ने उस पर ज़बरदस्ती की कि अब वो कोई शॉर्टकट नहीं ले सकता। यही वक्त था जब एक लेजेंडरी लाइन सामने आई जो पूरी सीरीज़ में बार बार सुनने को मिलती है, जिसके पास ताकत हो लेकिन वो उसे ना यूज़ करे तो वो एक मूर्ख है। पर चाहे लोग उसे मूर्ख कहे या समझदार, आइनोकोजी की सोचने की शक्ति और अडेप्टेबिलिटी ने व्हाइट रूम को उसके लिए केक वॉक बना दिया। सब कुछ इतना आसान लगने लगा कि उसने खुद से सवाल पूछा, बाकी बच्चे ज़्यादा अच्छा स्कोर क्यों नहीं ले आते? बस थोड़ा और मेहनत करो और व्हाइट रूम में बने रहो। वो सच में समझ ही नहीं पाया कि दूसरों की थिंकिंग क्या है या उनकी लिमिटेशंस क्या है, और इसी जगह पर उसकी और दूसरों की स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग का गैप पूरी तरीके से साफ नज़र आने लगा। जब आइनोकोजी के एक नए चैलेंज का सामना आया जो बचपन में दिए गए गमी बियर टेस्ट जैसा ही था, तब बारी बारी एक नई कहानी शुरू हुई। इस बार टेस्ट में गमी बियर्स नहीं, कार्ड्स थे। एक 1-on-1 सेटिंग थी जहां एक इंस्ट्रक्टर ने उसे चैलेंज दिया। इंस्ट्रक्टर ने 5 अलग अलग कार्ड्स दिखाए जिनके ऊपर अलग सिंबल्स बने हुए थे, एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक क्रॉस, एक स्टार और एक V। सभी कार्ड्स के बैक्स एक जैसे थे, इसलिए जब उन्हें उल्टा रखा जाता तो उन्हें देखकर पहचानना नामुमकिन होता। इंस्ट्रक्टर ने कार्ड्स को सफल किया, फिर टेबल पर फेस डाउन रख दिया। फिर उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जिसमें वो अंदाज लगाने लगा कि कौन सा कार्ड किस सिंबल का है। इंस्ट्रक्टर ने ये प्रोसेस 10 बार रिपीट किया और उसकी एक्यूरेसी थी सिर्फ 30%। अब बारी थी आइनोकोजी की। पहली नज़र में आइनोकोजी को लगा कि ये टेस्ट भी वही पुरानी प्रोबेबिलिटी वाली ट्रिक है जैसे उसने छोटे में गमी बियर टेस्ट के टाइम देखा था। लेकिन व्हाइट रूम का रूल था, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए आइनोकोजी ने हर छोटी सी छोटी बात को ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो इंस्ट्रक्टर को तब से देख रहा था जब से वो रूम में आया, उसका कार्ड सफल करना, हाथों की मूवमेंट्स, कार्ड्स को किस ऑर्डर में रखा गया, सब कुछ। आइनोकोजी ने खुद से एक सवाल किया, अगर ये बस एक गेसिंग गेम है तो फिर इतनी सारी डेमोन्स्ट्रेशंस क्यों? एक बार दिखाना काफ़ी होता, 10 बार रिपीट करना क्या मतलब है इसका? उसने एक और चीज़ नोट की, रूम में कैमरा था जो कि एक 1-on-1 टेस्ट के लिए ज़रूरत से ज़्यादा था। फिर उसने इंस्ट्रक्टर के कान में ईयरपीस भी दिखा, मतलब कोई और इस डेमोन्स्ट्रेशन को मॉनिटर कर रहा था या उसे कुछ गाइड मिल रही थी। इतनी सारी क्लूज मिलने के बाद आइनोकोजी ने तुरंत समझ लिया ये कोई प्रोबेबिलिटी टेस्ट नहीं है, ये एक मेमोरी टेस्ट है। इंस्ट्रक्टर ने पहले से कार्ड्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में सफल किया था। उसने फेक गेसेस किए जैसे वो भी अंदाज़ा लगा रहा हो ताकि आइनोकोजी जैसा स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आइनोकोजी की मेमोरी और एनालिसिस इतनी तेज थी कि उसने सारे 10 राउंड्स में परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट किए बिना किसी हेजिटेशन के। जो टेस्ट उसने बचपन में स्ट्रगल करके दिया था, उसका ये विजन उसके लिए सबसे आसान बन गया। जहां बाकी के स्टूडेंट्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे, आइनोकोजी ने पहले ही टेस्ट कंप्लीट कर चुका था। उसके परफॉर्मेंस ने बेटा करिकुलम के स्टैंडर्ड इतने ऊपर कर दिए कि बाकी स्टूडेंट्स एक के बाद एक ड्रॉप आउट होने लगे। सिस्टम ने उन्हें रूटलेसली एलिमिनेट कर दिया और आखिर में सिर्फ एक ही बचा और वो था आइनोकोजी, सिर्फ अकेला। अब जिनके साथ वो पहले प्रैक्टिस करता था वो सब निकल दिए गए थे। अब उसके ओपोनेंट्स थे एडल्ट्स, चाहे वो जूडो हो या कोई भी मार्शल आर्ट। आइनोकोजी ने धीरे धीरे अपने सभी टीचर्स को भी पीछे छोड़ दिया। व्हाइट रूम ने आइनोकोजी के सामने एक आखिरी टेस्ट रखी, एक ऐसा ट्रायल जो उसकी हर एक स्किल, हर एक लेसन, हर एक सोचने की, समझने की और लड़ने की ताकत को पूरी तरीके से टेस्ट करेगा। ये टेस्ट सिंपल नहीं था। इस बार बात सिर्फ दिमाग की या मेमोरी की नहीं थी, ये टेस्ट उसकी फिजिकल एबिलिटी, उसकी सोचने की स्पीड और सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी विलिंगनेस, यानी क्या वो वाकई वो सब कुछ कर पाएगा जो ज़रूरत हो। व्हाइट रूम में एक दिन कुछ जापानीज गैंगस्टर्स लाए गए। इन लोगों का काम था टेस्ट देना और आइनोकोजी का काम था इन्हें हराना, इन्हें सबड्यू करना। इंस्ट्रक्टर ने उसे कह दिया कि तुम मारने के इरादे से लड़ सकते हो, लेकिन आइनोकोजी ने उन्हें चौंका दिया। उसने सीधा पूछा, क्या मैं वाकई किसी को मार सकता हूँ? और जब किसी ने उस बात को रोका नहीं, उसने मान लिया कि परमिशन मिल गई है। फिर आइनोकोजी ने काम शुरू किया। गैंगस्टर्स ने उसकी छोटी हाइट और पतले फ्रेम को देखकर उस पर दया दिखाई। उन्होंने उसके सामने एक बैग रखा जिसमें कुछ वेपन्स थे, एक स्टन गन, एक नाइफ और एक बैटन।
व्हाइट रूम के रूल्स के मुताबिक इन वेपन्स का यूज़ अलाउड था और आयानोकोजी जानता था इन सब का इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि व्हाइट रूम में उसने ये सब सीख रखा था। अगर सिर्फ एफिशिएंसी चाहिए होती तो नाइफ बेस्ट चॉइस थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो अपनी साइज़ को एक एडवांटेज बनाएगा। उसका लॉजिक था कि गैंगस्टर्स ने कभी किसी उसके साइज़ के लड़के के साथ फाइट नहीं की थी, ये उनके लिए नए टाइप का चैलेंज होता। उसने ह्यूमन बॉडी के वीक पॉइंट्स को एनालाइज किया और डिसाइड किया कि इस सिचुएशन में उसे रेंज चाहिए, इसलिए उसने चूज़ किया बैटन। और सब कुछ एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ जैसे आयानोकोजी ने सोचा था। सीन टू एंड कट होता है उस मोमेंट पर जहां आयानोकोजी ने गैंगस्टर्स को लिटरली मैन हैंडल कर दिया था। एक एक करके उसने सबको गिरा दिया, ढो डाला और आखिरी गैंगस्टर के सर पर उसने एक ऐसा ब्लो मारा जो उसे बेहोश करने के लिए काफ़ी था। लेकिन अगर वो फिर से उठता तो आयानोकोजी एक और थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज ब्लो से उसे परमानेंटली हटा सकता था, शैडो रिल्म भेज देता। जैसे कहते हैं, साइंटिस्ट को लगा कि वो वाकई ये कर देगा। घबराहट में उन्होंने फाइट को तुरंत तोड़ दिया। उन्होंने उसके मैडनेस पर सवाल उठाए, लेकिन आयानोकोजी ने सिर्फ कोल्ड और बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, मुझे कहा गया था कि मारना है तो मैंने वही किया, इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये मोमेंट था जब आयानोकोजी का ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। व्हाइट रूम ने एक अल्टीमेट वेपन बना दिया था, एक ऐसा इंसान जिसके लिए सिर्फ जीत मायने रखती है, जिसके लिए ऑर्डर सब कुछ है, ऐसा आदमी जिसे किसी चीज़ का डर नहीं, ना पेन का, ना मोर्टेलिटी का, ना कॉन्सिक्वेंस का। यहाँ से जो आयानोकोजी हम क्लासरूम ऑफ द लाइट में देखते हैं, उसकी हर एक मूव, हर एक मैनिपुलेशन, हर एक कूल फ्लेक्स, सब कुछ इसी ट्रेनिंग का रिजल्ट है। उसकी प्लानिंग, उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, उसका कोल्ड डिमीनियर, ये सब सिर्फ एक टैलेंट का पार्ट नहीं था, ये सब उससे बनवाया गया था। उसके फादर के इच्छे के अनुसार उसके अंदर ये ट्रेड्स डिज़ाइन किए गए थे। लेकिन व्हाइट रूम के अंदर एक और साइड भी थी आयानोकोजी की, एक छुपी हुई लेयर जो आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं की। और वो है जब एक इंसान का हर इमोशन, हर डिसीजन, हर सोच किसी और के डिज़ाइन की हुई हो, तो क्या वो इंसान अभी भी अपना है या फिर एक सिस्टम का शैडो। आयानोकोजी एक नाम नहीं, एक प्रोजेक्ट था। लेकिन जब एक प्रोजेक्ट खुद सोचने लगे, जब वो खुद डिसाइड करे कि वो किसके रूल्स माने और किसके नहीं, तो वो सिर्फ मॉन्स्टर नहीं रहता, वो बन जाता है एक एनोमली। और यही है सबसे बड़ा डर। नफरत उससे नहीं होती जो पावरफुल हो, नफरत उससे होती है जो सिस्टम के बियॉन्ड सोचता है। आयानोकोजी कियोता व्हाइट रूम का प्रोडक्ट नहीं था, वो व्हाइट रूम का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और इससे भी बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिरकार वो एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल आया ही क्यों। इसका खुलासा भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अगर तुम लोग सोचते हो कि वो अपने फादर से भाग के यहाँ आया है, तो ये शायद अधूरा सच है। क्योंकि मैंने अपने क्लासरूम ऑफ द लाइट की हर वीडियो में कहा है कि ये सरफेस के ऊपर जो दिखाया जाता है वो सच्चाई होती नहीं है। तो बेशक आने वाले वॉल्यूम्स में हमें इसका भी हिंट दिए जाएगा, और जब ऐसा होगा मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन तब तक के लिए आज की वीडियो को यहीं करते हैं रैप। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और सच्चाई का खुलासा करने के लिए। लेकिन टिल देन, राधे राधे, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।